जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम। स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। तो दोस्तों, लास्ट हमने क्या पढ़ा था? बेसिक सा पार्ट थोड़ा सा पढ़ा है पहले चैप्टर का, जो कि है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था। कल वाली वीडियो के अंदर एक छोटा सा चेंज करना था। देखो, मेरी इंग्लिश और हिंदी का थोड़ा सा रोल है, तो प्लीज आप एक बार वो वाला जो वीडियो था कल वाला, उसमें मैं आपको बता देता हूं। उसमें ये जो मैंने लिखा था, ये वाला भाज्य, यहाँ पर जो भाज्य लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना है। ये भाजक यहाँ पर आएगा और भाज्य अंदर की तरफ जाएगा। ये किसी आलोक सिंह ने बताया भी था, बट कल पढ़ाने के दौरान मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। बाकी इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। ये जो भाजक है ये यहाँ पर आएगा और भाज्य जो है वो अंदर जाएगा, बस इतना सा है। बाकी सब कुछ सही है, बाकी किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये छोटा सा चेंज आप कर लेना। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन पर डाउनलोड किया है वहां पर भी आप चेंज कर लेना, और जिन्होंने इनके नोट्स बनाए हैं वो भी प्लीज एक बार चेंज कर लीजिएगा भाजक और भाज्य के अंदर। ठीक है? ठीक है जी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो कल हमने वास्तविक संख्याओं का बेसिक पार्ट कर लिया। एक बार बताए देख ही लेते हैं इसमें से क्या क्या किया कल हमने। तो आप देख सकते हो कल हमने यहां पर ये वाला भाग किया था, फिर इसकी प्रमेयिका करी, कुछ क्वेश्चन करे। क्वेश्चन के बाद आपने देखा था किसी एक धनात्मक पूर्णांक में जब किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक का भाग किया जाता है, जब किसी एक धनात्मक पूर्णांक में जब किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक का भाग दिया जाता है तो जो मान आपको प्राप्त होता है वो b से छोटा होता है। जैसा कि ये वाला, अगर मान लीजिए a आपके पास एक धनात्मक पूर्णांक है, इसमें b का भाग दिया गया जो कि q बार गया, तो आपको यहां पर जो मिलेगा वो r प्राप्त होगा। तो ये वाला जो था आपके पास, ये वाला और ये वाला, इनके मान जो हैं, इस वाले में आपको ध्यान क्या रखना था कि जो a बराबर है वो आपके पास होगा BQ प्लस R, और यहां पर जो ये R का मान प्राप्त होगा वो B के मान से, R का मान जो प्राप्त होगा वो B के मान से, यहां मैंने लिखा R, इसका जो भी मान प्राप्त होगा वो B के मान से छोटा प्राप्त होता है और 0 के बड़ा बराबर या 0 से बड़ा प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर हम ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पर 10 में 2 का भाग लगाता हूं, 5 बार जाता है और यहां पर 10 आ गया, ये आपके पास 0 बच गया। तो आप देखो ये जो शेषफल आपके पास बचा है ये इससे छोटा है, यानी कि 0 जो है इससे छोटा है, या आप कह सकते हो कि 0 के बराबर है। इस वाले केस के अंदर ये वाला केस जो है, ये केस आपको ध्यान रखना है। ये है आपके बेसिकली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेयिका ना। इसके बाद हमने क्या देखा था, अगर मान लीजिए मैं इसी तरह 11 में भाग देता हूं 2 का, तो 2 पंजे 10 और यहां पर आ जाएगा 1। अब ये देखो 1 जो है वो 2 से छोटा है। समझ में आ रही मेरी बात? 1 जो है 2 से छोटा है, यानी कि 0 से नीचे तक तो कोई वैल्यू आपको प्राप्त नहीं होगी, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन यहां पर जो आपके पास भाज्य होता है वो से भाजक जो होता है आपके पास, यानी डिविजर जो है, ये डिविजर भाजक, इससे छोटा मान प्राप्त होगा, यानी कि r का जो मान है वो 2 से छोटा है। इसी तरह से अगर यहां पर लिखा है आपके पास 13, 12, और 12 में तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 13 ले लो या 14 ले लो, इनमें भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा, इनमें भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा। यानी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो मान प्राप्त हो रहा है वो छोटा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये कल का एक बेसिक सा पार्ट था। अब इसके आगे का पार्ट कवर करते हैं। ठीक है, वो भाजक और भाज्य वाला जो कंसेप्ट है वो प्लीज एक बार आप चेक कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं। सागर जी कह रहे हैं कि समाकलन के अनुप्रयोग वाला जो टाइप हमने करवाया था उसको पूरा करवा देते हैं। सागर, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वो जो वीडियो था वो मैंने सिर्फ एक बूस्टर सीरीज आपके लिए लिया था, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है वो। अब जो आपके पास आएगा वो सिर्फ टेस्ट सीरीज है जो कि एप्लीकेशन पर मिलेगी आपको, और वो टेस्ट के सॉल्यूशन जो है वो मैं लाइव क्लास में आके आपको सॉल्व करवाऊंगा।
तो जैसे ही मेरे सर से बात होती है, एक बार टेस्ट सीरीज का सर अनाउंस कर देंगे कब से आपको टेस्ट देने हैं, तो वो टेस्ट आप एक बार इकट्ठे करोगे ताकि फिर मैं आपको लाइन से क्वेश्चंस करवा सकूं। ठीक है सागर जी, और कोई परेशानी हो तो बताइए। अब लेट का कोई सीन नहीं होता यार, नेटवर्क इशू आ जाता है, नेटवर्क इशू होता है ना तो फिर क्लास 5-10 मिनट आगे पीछे होती है, सिर्फ नेटवर्क का इशू है सारा खेल। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन से एक बार आप देख लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना एक एक पार्ट, और अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना कि सर इस पार्ट में हमें दिक्कत आ रही है। ध्यान से सुनो, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, ठीक है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। दर्शाइए कि धनात्मक समपूर्णांक, अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, देखो इसका आंसर जो है ना ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, आपको अगर समझना है तो आप समझ के करो, अगर आप इसी में से उठाना चाहते हो इसका आंसर तो इसी में से उठा सकते हो। कैसे? माना कोई धनात्मक समपूर्णांक है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, चलो धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है, और b बराबर आपके पास कितना है, 2 है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये प्रोसेस होता है कि a में b का भाग लगाते हैं, a में b का भाग लगाते हैं, q बार जाता है और यहां पर आपके पास r आ जाता है, r का जो मान है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर या b से छोटा होता है। यही चीज मैं यहां पर अप्लाई कर देता हूं, तो आप बड़ा सिंपल सा समझ सकते हो कि ये मैंने a लिखा, यहां पर मैंने लिख दिया 2, ये q बार चला गया, यहां पर हल किया r आ गया। तो आप यहां पर एक चीज नोट कर सकते हो क्या, कि r का जो मान आपको मिलेगा वो क्या क्या मिल सकता है, r का मान 0 से बड़ा या इसके बराबर मिल सकता है या 2 से छोटा मिलेगा। तो सिंपल सी बात क्या हुई कि r का जो मान है या तो 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। अब अगर r बराबर 0 होता है तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, a बराबर बी क्यू, अब यहां पर तो 2q है तो हम 2q लिख लेते हैं इसको डायरेक्ट, 2q प्लस r। अगर r बराबर 0 ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 2q, और अगर r बराबर हम ले लेते हैं कितना 1 तो ये बन जाएगा 2q प्लस 1। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या था कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। अब एक कॉमन सी बात है जो आप सब लोगों के लिए, किसी भी संख्या को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो वो सम संख्या आएगी या विषम संख्या आएगी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। किसी भी संख्या को अगर 2 से गुणा किया जाता है तो वो सम संख्या प्राप्त होती है या विषम संख्या प्राप्त होती है। चूंकि यहां पर a जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, यहां पर देखो जैसे मान लो a बराबर 1 है और इसको मैं 2 से गुणा कर रहा हूं, ठीक है, 2 से गुणा करूंगा तो आपके पास कितना आ रहा है 2। अगर इसकी जगह मैं 2 लिख देता हूं तो आपको कितना मिल रहा है 4, और इसकी जगह अगर मैं 3 लिख देता हूं तो इसको आपको कितना मिल रहा है 6, और अगर मैं इसकी जगह 10 लिख देता हूं तो आपको कितना मिल रहा है 20। आप देख सकते हो ये सभी मान जो है वो सभी के सभी सम संख्या है, सम पूर्णांक है, तो सम धनात्मक पूर्णांक है। तो सम पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि 2 के गुणज हो, यानी कि 2 के पहाड़े में वो सभी नंबर होंगे। तो अगर a आपके पास 1 है तो ये मान होगा, 2 है तो ये मान होगा, 3 है तो ये मान होगा। इसे आप चाहो तो यहीं पर लिख लो कि a बराबर 1 है तो ये होगा, a बराबर 2 है तो ये रहा, a बराबर 3 है तो ये बनेगा, और a बराबर 4 है तो ये बनेगा। यानी कि 2 के साथ में अगर कोई संख्या गुणा होती है तो वो आपके पास सम संख्या बनाती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई क्या सबको? बहुत बढ़िया ऐश्वर्या मिश्रा जी, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन में क्या था कि आपको यह बताना है कि समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो भाई ऐसा है, क्वेश्चन में कहा 2q के रूप का, तो ये 2q वाला केस आपके पास यहां पर बन गया। ये जो मान सारे के सारे, ये मैंने ये इसको यूं लेना, ये एग्जाम्पल समझाया एक, ये आपका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इससे लिंक मत कर देना क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो 2q वाला था। तो Q के अंदर जैसे जैसे मैं मान रखते जाऊंगा वैसे वैसे मैं मुझे वैल्यू मिलती जाएगी। अब यहां पर देखो
अगर मैं 2q आपके पास एक सम संख्या प्राप्त होती है, समझना मेरी बात को, अगर 2q आपके पास एक सम संख्या प्राप्त होती है, जैसे मान लो q की जगह मैंने 1 लिखा तो आपने 2 से गुणा करने पर आपको मिल गया 2। अब यहां पर अगर आप 2 में 1 जोड़ दोगे तो आपके पास जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, विषम नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि 2q में अगर मैं कुछ जोड़ दूंगा 1 तो वो मुझे क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगी, विषम संख्या मिलेगी। उदाहरण के तौर पर देखो q की जगह अगर मैं 1 लिख देता हूं और इसमें 1 जोड़ देता हूं तो ये बन जाएगा 2 एकम 2 प्लस 1 3, जो कि एक विषम संख्या होती है। अगर मैं q की जगह आपके पास 2 लिख देता हूं और इसमें आपके पास 1 जोड़ देता हूं, क्योंकि इस रूप का ही बोल रहा है, तो 2 दूना 4 प्लस 1 आपके पास 5 हो जाएगा, जो कि एक विषम संख्या होती है। अगर मैं इसी तरह इसकी जगह 3 लिख देता हूं तो ये आपके पास 2 तिया 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, जो कि एक विषम संख्या होती है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि 2q जो है वो एक सम पूर्णांक है और 2q प्लस 1 जो है वो एक विषम पूर्णांक का रूप आपको प्राप्त होगा, विषम पूर्णांक का रूप आपको प्राप्त होगा। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, मेरी बात समझ में आ गई, आ गई क्या, मेरी बात समझ में आ गई, जल्दी बोलो फटाफट, देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं बात समझ में आई या नहीं आई। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको करा दिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है, जहां q एक पूर्णांक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे केस में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो सिंपल सा मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में से आपको आंसर उठाना है, तो सिंपल आप क्या लिखोगे, माना एक विषम धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब ये हमने a मान लिया, ठीक है। b बराबर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, b क्यों होता है ना, तो b बराबर कितना है 4, यहां लिख दो 4, भाग लगाते हैं, तो ये हमने लिखा a और यहां मैंने लिख दिया 4, गुणा करोगे तो q बार जाएगा और यहां पर आपके पास r आ जाता है। तो आप क्या लिख सकते हो कि a बराबर कितना है 4q प्लस r का रूप हो जाएगा। तो r का मान कितना होगा, तो r का मान मेरे भाई कितना होता है, इससे छोटा होता है, तो और इससे छोटा है यानी 4 से छोटा है, और क्या हो सकता है 0 तक हो सकता है, तो ये 0 लिख दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष ये निकला कि r का मान एक बार अगर मैं 0 लिख देता हूं तो a का मान मुझे मिल जाता है 4q प्लस 0, जो कि 4q का रूप होता है। अगर r का मान एक बार में, अगर r का मान एक बार में कितना लिख देता हूं, 1 लिख देता हूं, r के मान कितने हो सकते हैं, यहां पे लिख लो, r के मान कितने हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। अगर r का मान 1 लिख देता हूं तो a का मान मिल जाएगा 4q प्लस 1। इसी तरह से अगर मैं r का मान अगर 2 लिख देता हूं तो a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 2, और r का मान अगर 3 लिख देता हूं तो a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 3। अब क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में आपसे पास दिया था कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। अब एक सिंपल सी बात, थ्योरी है, समझने की कोशिश करना। ये क्या लिख रखा है कि 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के धनात्मक विषम पूर्णांक। अच्छा सिंपल सी बात, 4q क्या है, 4q के अंदर 2 का भाग जाता है, 4q बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, 4q में 2 का भाग जाता है, इसका मतलब है कि वो तो समपूर्णांक हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये देखा था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये देखा था कि 2 से अगर कोई भाग या किसी संख्या में 2 का भाग जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो आपके पास क्या है, एक सम संख्या है। और यहां पर अगर 4q की बात करूं तो 4q प्लस 4q में कहां गया वो, ये रहा 4q में, और 4q प्लस 2, ये दो संख्याएं ऐसी हैं, 4q और 4q प्लस 2, ये दो संख्याएं आपके पास ऐसी है
4q व 4q प्लस 2, ये दो संख्याएं ऐसी है जिनमें आपके पास क्या जा रहा है, जिनमें आपका 2 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। अतः आप क्या कह सकते हो, इनमें 2 का भाग जाता है, अतः आप क्या कह सकते हो कि ये दोनों संख्याएं क्या है, अगर इनमें 2 का भाग जाता है तो इसका मतलब ये दोनों आपके पास क्या हो जाएगी, ये दोनों क्या है आपके पास, अतः 4q व 4q प्लस 2 समपूर्णांक है, ठीक है। और 4q प्लस 1 व 4q प्लस 3 आपके पास क्या हो जाएंगे, विषम पूर्णांक है। धनात्मक को मैं प्लस से दर्शाता हूं, इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक आपके पास क्या बन जाएंगे, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो ये वाला पोर्शन जो है ये आपका धनात्मक पूर्णांक नहीं है, सम पूर्णांक, और ये वाला जो है आपके पास वो क्या है, ये सम पूर्णांक बन गया। लेकिन इसने पूछा हमसे विषम पूर्णांक का था, इसने पूछा हमसे विषम पूर्णांक का था। अगर आप देखो क्वेश्चन में तो इसने हमारे से विषम पूर्णांक से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, धनात्मक विषम पूर्णांक से, ठीक है। तो ये दोनों हमने धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में इसको दर्शा भी दिया और हमारा काम भी हो गया। यहां तक का क्लियर। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको दिक्कत है, 10th क्लास का चल रहा है, किस बोर्ड का बुक है भाई, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है कि मैं एनसीईआरटी जो है वो कवर करवाऊंगा, इसलिए एनसीईआरटी पे आपको बहुत अच्छे से फोकस रखना है, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है, मेरी बात समझ में आ गई, तो आगे चलें। तो इसका पीडीएफ जो है आपको वो किसमें मिल जाएगा, आपको एप्लीकेशन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जो बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं वो आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू। ये इसका आगे का भाग है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, क्यों चलना पड़ेगा, कारण समझो। कारण इसलिए कि भाई कोर्स ज्यादा है, समय कम है, तो हमें ज्यादा पढ़ेंगे ताकि मैं आपको एंड तक पढ़ा सकूं और ज्यादा अच्छा पढ़ा सकूं, ज्यादा पढ़ा सकूं। तो इसलिए थोड़ा सा आप मेरे साथ 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 में चलिए, ठीक है। थोड़ा सा मेरे साथ चलोगे तो शायद आपके लिए अच्छा होगा, पढ़ने में मजा आएगा आपको भी। ऐश्वर्या क्या प्रॉब्लम है, वापस बता देता हूं, एक बार देख ले ध्यान से। 4q और 4q प्लस 2, चूंकि ये दोनों संख्याएं ऐसी है जिनमें ये दोनों संख्याओं में 2 का भाग जाता है ना, तो इसका मतलब है तो सम पूर्णांक है। लेकिन इसने पूछा क्वेश्चन में मेरे अपन से क्या था, विषम पूर्णांक, तो सिंपल सी बात, ये दोनों क्या हो जाएंगे, विषम पूर्णांक। क्योंकि देख q की जगह अगर मान ले मैं कोई एक नंबर रखता हूं, मान ले मैंने q की जगह 1 रखा, तो 4 एकम 4 प्लस 1 कितना होता है 5, क्या मिला, विषम। और इसने पूछा भी क्या था, विषम। और अगर एक ही मैं इसमें रखता हूं तो 4 एकम 4 प्लस 3 कितना होता है 7, वो भी क्या होता है विषम। और विषम के रिगार्डिंग इसने हमारे से क्वेश्चन में पूछा था। अब आती है बात नेक्स्ट वाले की। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 120 बादाम की बर्फियां हैं। वह इन्हें ऐसी डेयरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ये काम की बात है, इसको नोट करो। इतना सा पोर्शन जो है क्वेश्चन का वो मार्क कर लो अच्छे से, ये बड़ा काम का था। इतना सा क्वेश्चन का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की कोशिश करना। ये क्या कह रहा है कि भाई एक मिठाई की दुकान है और 420 आपके पास काजू की बर्फी है, मजा आ जाएगा सनाब। और फिर क्या दिया है, 130 बादाम की बर्फी है, बताओ। तो 420 काजू की बर्फी, तो हम यहां लिखते हैं काजू की बर्फी। काजू कैसे लिखते हैं, ऐसे, काजू की बर्फी, ठीक है। कितनी है, 420, आदमी 420 है ये तो। और बादाम की कितनी है, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, अब समझना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या कर सकते हैं इसमें, आपको क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी से मेरे को बताओ कि क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया
या नहीं आया? नहीं आया तो पहले अपन इस क्वेश्चन को समझेंगे और इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग के पास बुक है तो आप लोग टीप के बता सकते हो, लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट समझने की कोशिश नहीं करोगे। कंसेप्ट समझो इसके पीछे का। ये कह रहा है कि इसके पास 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है, और इसकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान हो। तो बड़ी सिंपल सी बात है, मान लेते हैं मैं 420 वाला केस ले लेता हूं, समझना एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं। मान लेते हैं मैंने 420 वाला केस लिया। अब इसको क्या करना है कि आपके पास डेयरी भी ज्यादा हो और आपके पास जगह जो है वो कम घेरे और संख्या जो है वो समान हो। कहने का मतलब बर्फी का जो ढेरा लगाएगा ना, जैसे मान लो हम क्या क्या ऑप्शन हो सकता है इसके पास, मान लो एज अ दोस्त मैं उसको क्या क्या बता सकता हूं। मैं उसको बोलूंगा भाई तेरी परात है, इस परात में एक काम कर, मेरा कहना है, मेरी कहना माने तो इसमें एक काम कर। मैं समझदार हूं तो ऑब्वियसली मैं उसको बताऊंगा कि भाई ऐसा कर कि एक एक बर्फी की 100 डेयरियां बना ले। फिर वो कहेगा चल भाग जाए से। उसको जगह कम चाहिए और बर्फियों की संख्या सब में समान चाहिए। तो एक एक अगर मैं सब में जमाऊंगा तो बर्फियों की संख्या तो समान हो जाएगी सब में, लेकिन जगह बहुत ज्यादा घेरेगा। और अगर मैं बात करूं, मैं उसको बोलूंगा एक काम कर, मेरी बात का बुरा मत मान और दो दो बर्फी समान हो जाएगी, 50 डेयरी लगा ले। तो वो कहेगा बोले चल दफा यहां से, 50 डेयरी जो है इस थाली के बाहर चली जाएगी, उसको जगह कम चाहिए। तो फिर क्या करें, सिंपल सी बात, फिर मैं उसको बोलूंगा एक काम कर, चार चार बर्फियों की डेयरी बना ले, चार 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 चार, और फिर एक काम कर 25 डेयरी बना ले। तो आपके पास जो बर्फियों, अच्छा यहां पर एक बात ध्यान रखना, मैं एग्जाम्पल के तौर पर मान के चल रहा हूं कि मेरे पास 100 ही बर्फी है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं अभी। तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि काम कर, चार चार बर्फियों की डेयरी लगा ले और 25 डेयरी लगा ले ऐसे, तो इससे तेरा काम हो जाएगा और है ना, जगह भी कम घेरेगी और बर्फियों की संख्या भी समान आ जाएगी। फिर वो कहेगा बोल चल दफा हो यहां से। फिर मैं उसको बोलूंगा एक काम कर, पांच पांच बर्फियों की डेयरी लगा ले और ऐसी 20 डेयरी लगा ले, 5 बर्फी एक डेयरी में, 5 बर्फी दूसरी डेयरी में, 5 बर्फी तीसरी डेयरी में। फिर वो कहेगा हाँ ये थोड़ा सा उसको ठीक लग रहा है, पर क्या इसके अलावा भी हो सकता है क्या? तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि मैं काम कर मेरे भाई, तेरे को ये भी कम लग रहा है तो तू एक काम कर 10-10 की डेयरी बना ले। इससे तेरे पास क्या होगा, इस पे तेरे पास डेयरियों की संख्या भी 10 हो जाएगी और तेरे पास बर्फियों की संख्या भी 10 हो जाएगी। यानी कि जो 10 डेयरी वो लगाएगा परात में, ये उसकी परात है, इस परात में वो 10 डेयरी लगा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और हर डेयरी पर 10 बर्फी रख देगा, हर डेयरी पर 10 बर्फी रख देगा। अब देखो आप समझने का प्रयत्न करो कि यहां पर आपके पास जो डेयरियां हैं वो कम है, इससे ज्यादा वाला केस बन भी नहीं सकता। 20 पंजे 100, यानी कि मैं क्या बोलूंगा, अगर 20 ये लगा लेता है डेयरी, तो आपके 20 बर्फियों की डेयरी लगाएगा तो 5 ही डेयरी में तेरा काम चल जाएगा। लेकिन मैंने उदाहरण के तौर पर समझाया क्योंकि हमारे पास दो तरह की बर्फियां हैं, तो दोनों के अंदर वो चीज कॉमन आनी चाहिए। तो ऐसे केस के लिए हम हमेशा क्या ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं, और HCF को हम क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्त है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, सबने लिखा HCF ले सकते हैं, पर पीछे का कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर पाओगे। इसने क्या कहा, ध्यान रखना, देखो प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे और न्यूनतम स्थान घेरे। अब एक बात बताओ, ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया डेयरी वाला। अब इसको आप इस तरह से देखो कि भाई HCF, अभी आपने कहा, काफी सारे लोगों ने कहा HCF ज्ञात करेंगे, कारण तो पता हो HCF क्यों ज्ञात करेंगे, एलसीएम क्यों नहीं ज्ञात कर रहे हैं इसके लिए? एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य, और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF वाला केस अगर आप समझने की कोशिश करो तो ये क्या कहता है, हाईएस्ट, H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन और F का मतलब होता है फैक्टर। यानी कि कहने का मतलब हुआ महत्तम समापवर्त्य वाला आपको ज्ञात करना है। इसमें हम क्या निकालते हैं, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है ना, यानी जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा उसका, वो ही उसका आंसर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का HCF जो है ज्ञात कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए मैं कल वाली एक कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि 420 और कितना था वो 130,
420 और 130 में से बड़ा कौन है? आप कहोगे 420 है, तो मेरे भाई इसको ऐसा लिख दे, 420 लिख दे और यहाँ पर 130 लिख दे। 13 दूनी 26, 13 तिया 39 होता है, 390 लिख दे, यहाँ पर 0 लिख दे। 12 में से 9 गया, 9 10 11 12, 3 बच जाएगा। फिर ये 30 यहाँ लिख दिया, इस 130 को आगे उतार दे। कितनी बार जाएगा? 3 चौक 12, 120 आ जाएगा। अब क्या बचेगा आपके पास? 10, इसको यहाँ लिख दे। ये आ गया 30, ये 30 आगे आ जाता है, 3 बार जा रहा है तो क्या लिख देगा यहाँ पर? 30 आ जाएगा, आंसर आ गया। तो ये जो 10 है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये जो 10 है आपका वो आंसर हो जाएगा। ये 10 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि HCF जो है, HCF किस किस का? 420 का और 130 का HCF 10 हो जाएगा। यानी कि 10 10 की ढेरी लगा ले, 10 10 की ढेरी लगा ले, एक ढेरी में 10 बर्फी आएगी, ठीक है, और कम से कम जगह घेरेगी। इसी तरह से यही चीज 420 वाली का बर्फियों पे भी लागू होगी, और यही चीज जो है वो आपके पास दूसरी वाली जो बर्फियां हैं, कौन सी थी? बादाम की बर्फियां, इन दोनों पर लागू होगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात समझ में आई सभी लोगों को? देखो, वीडियो पसंद आ रहा हो, बहुत बढ़िया ऐश्वर्या। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, सर के चैनल को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन, HCF क्यों निकाला, LCM क्यों नहीं निकाला? LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि कम से कम वाला भाग। ठीक है, ये 10 वो संख्या है जिसका इसमें भी भाग जा सकता है, जिसका इसमें भी भाग जा सकता है। जबकि LCM वाले केस में क्या होता है कि वो जो नंबर होता है उसमें उन दोनों संख्याओं का भाग जाता है। ठीक है, आगे चलें। फोटो लेना चाहो तो ले लो जी। धन्यवाद शुभम। जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दो चैनल को। क्लास के बारे में अपने दोस्तों को बता दिया करो यार। ये आगे वाला पार्ट था, इसकी फोटो ले लो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब आती है आपकी प्रश्नावली, और प्रश्नावली में लेखक क्या कहते हैं इसकी बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं दिल पे लगा के। देखो, तो जहां तक मेरे सिपाही हो आप लोग, तो आप लोगों को पता ही होगा कि HCF ज्ञात करना है, प्रोसेस आपको पता ही है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो 135 और 225 में बड़ा 225 है, तो सिंपल सी बात है, 225 यहां लिख दो और 135 बाहर लिख दो। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाते हैं हम, नियम तो यही कहता है। तो ये एक बार चला जाएगा 135 आएगा, दो बार में 270 जाएगा तो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ठीक है, 90 बच गया, 135 फिर लगा दो। फिर 90 में एक बार चला जाएगा 90, और ये कितना बच रहा है 45, 90 को फिर लगा दो। 45 दूना कितना होता है 90, खत्म। यानी कि 45 जो है वही उसका आंसर होगा। 45 जो है वही उसका आंसर होगा। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। 135 और 225 का HCF जो है वो 45 ही होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, ये क्वेश्चन ट्राई करोगे, दोनों ट्राई करके कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि इसका आंसर क्या है। कमेंट सेक्शन में बताना, इस वाले कमेंट में नहीं, चैट वाले में नहीं। कमेंट सेक्शन मतलब वीडियो जब खत्म हो जाता है, नीचे जो कमेंट लिखे हुए आते हैं उन पे आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या आया। ठीक है, आगे देखो। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3। अच्छा, धनात्मक विषम बोल रहा है ना, तो सिंपल सा ले लो। मान लो पूर्णांक आपने माना, पूर्णांक कितना हो गया? ए, बी का मान कितना दिख रहा है क्वेश्चन में? देखो 6 लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है? हम ऐसा ही तो लिखते हैं इसको, 6 यहां लिखा आपने कितना क्यू, इसको हल किया, आर आ गया, तो आप कह सकते हो कि भाई ए बराबर आपके पास आ जाएगा 6q + r, जिसमें r का जो मान है, r का जो मान है वो बड़ा या बराबर होगा, बड़ा या बराबर होगा 0 से, और छोटा होगा किससे? 6 से। कहने का मतलब है कि r का जो मान है वो 0 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। 6 मत ले लेना, 6 से छोटा है। ठीक है, तो जब r बराबर 0 है
तो ए बराबर आपके पास हो जाएगा, जब r बराबर 0 है तो a बराबर आपके पास हो जाएगा 6q। जब r बराबर, अच्छा इसको यहीं पे लिख लेते हैं, एक में आ जाएगा। जब r बराबर 0 है तो a बराबर आ जाएगा 6q। जब r बराबर 1 है तो a बराबर आ जाएगा 6q प्लस 1। और जब r बराबर 2 है तो a बराबर आ जाएगा 6q प्लस 2। r बराबर 3 है तो ये आ जाएगा a बराबर 6q प्लस 3। r बराबर 4 है तो ये आ जाएगा a बराबर 6q प्लस 4। और r बराबर अगर 5 है तो a बराबर आ जाएगा 6q प्लस 5। आलोक सिंह है क्या आज क्लास के अंदर? आज की क्लास में आलोक सिंह है क्या? समझ में आया? अब क्वेश्चन में क्या था, इसने कहा कि भाई धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होंगे। अब एक सिंपल सी बात है भाई लोग, इतना तो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि जो 6q है, जो 6q आपका है, जो 6q आपका है, इसमें 2 का भाग जाता है, इसका मतलब है कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। इसमें 2 का भाग जाता है क्योंकि ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। इसमें 2 का भाग जाता है इसलिए ये तीनों क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होंगे क्योंकि इनमें 2 का भाग जाता है। ये लाइन आप लिख लीजिएगा। तो बचे कौन से फिर? तो ये आपके पास हो जाएगा 6q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। देखो q की जगह 1 रखने पर 6 कम 6 प्लस 1 7 होता है, जो कि विषम संख्या होती है। इसी तरह से 6q प्लस 3 और सेम 6q प्लस 5, ये तीनों क्या है आपके पास, धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है जी, क्लियर? क्लियर है क्या? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, अभी जो किया है हमने वही वाला क्वेश्चन। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली, यानी कि 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो सिंपल सी बात है, अधिकतम लोग होने चाहिए, संख्या बराबर होनी चाहिए। वही सेम क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा ना क्वेश्चन समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं होगी। ये देखो अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम मतलब हाईएस्ट वाला निकालना है। तो HCF ज्ञात करना है किसका, 616 का और किसका, 32 का। तो हम यहां पर सिंपल सा लिख लेंगे 616 32 कितनी बार चला जाएगा। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप खुद भी करने की ट्राई करोगे एक बार तो जरूर सॉल्व हो जाएगा। तो इजी सा कंसेप्ट है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। क्लियर है? ट्राई करोगे आप लोग? दीपक, दीपक क्या समझ में नहीं आया? देख यहाँ सिंपल सी बात है, एक की क्यू की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो 6 एकम 6 होता है और 6 आपके पास एक सम संख्या है। जबकि पूछा इसने विषम है तो विषम बन जाएगा ना, तो इसका मतलब ये कि ये भी एक सम संख्या बन जाएगा, ये भी एक सम संख्या बन जाएगा क्योंकि इस पूरी में भी 2 का भाग जा सकता है, और ये भी एक सम संख्या बन जाएगा क्योंकि इसमें भी 2 का भाग जा सकता है। अगर इन तीनों में 2 का भाग जा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों जो है आपके पास वो क्या है, सम संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, इसके अंदर इन दोनों का एचसीएफ निकाल के आप देखते हैं कि कौन इसका आंसर देता है। क्लियर? क्वेश्चन ट्राई करके कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए मुझे। यहां तक का समझ में आया? वैसे तो टाइम हो गया है। चलिए तो फिर इजाजत दीजिएगा, अगली वीडियो में फिर इसके आगे के क्वेश्चन और इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसके बाद हम इसके आगे का पार्ट भी कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे। क्लियर? कुछ डाउट है किसी को अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप या तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर एक काम करना, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है आप मुझे उस पर बात कर सकते हो। ठीक है? क्लियर? इजाजत दीजिएगा, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।